2029 में कांग्रेस हाथ, राजद माले साथ और सत्ता की पूरी बागडोर जेएमएम के हाथ। जेएमएम जो है एक बड़ा कदम उठाते हुए दिख रही है। फिर जेएमएम की ओर से कुछ लोगों ने दावा किया था कि यदि हम 50-55 सीटों पर चुनाव लड़े होते, यानी जेएमएम लड़ी होती, तो आज उसे किसी सहयोगी की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस का झुकना, कांग्रेस का सीना तान कर खड़ा होना, वो तमाम चीजों पर जेएमएम भी नजर बनाए। भाजपा की कोशिश है कि उस कुर्मी समुदाय को भाजपा से जोड़ा जाए और एक नई तस्वीर वहां बनाई जाए। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप सबों को हूल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड वीरों की भूमि रही है, बगावत की भूमि रही है, विप्लव की भूमि रही है और उस विप्लव के प्रतीक रहे हैं सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा और अनंत नीलांबर पीतांबर सहित अनंत योद्धाएं। तो आपके अंदर झारखंड का वही विप्लव, वही बगावत का रग लहू बहता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं है। लेकिन झारखंड की सियासत में भी एक बगावत की लकीर देखी जा रही है। दरअसल जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसके बाद अलग अलग पार्टियों के द्वारा उस चुनावी हार का, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, उस हार का अब अलग अलग तरीके से आकलन किया जा रहा है और उस आकलन के अनुसार अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है। कहने को कहा जा रहा है यह महागठबंधन है, लेकिन महागठबंधन के जितने धड़े हैं, अब सबकी रणनीति अलग अलग होती हुई नजर आ रही है और सारी रणनीतियां 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव की भी बात कर सकते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर है। तो क्या है रणनीति और क्या है इसके पीछे का वो ड्राफ्ट, आज मैं उसी को समझने की कोशिश करूंगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए जिसमें मैंने बतलाने की कोशिश की कि भाजपा 2029 को लेकर एक बड़ा प्लान कर रही है। वो कुर्मी समुदाय को अपने से जोड़ने की कोशिश या रणनीति में लगी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने 4 सुपरस्टार पर यह जिम्मेवारी सौंप दी है और उनके कंधों पर जिम्मेवारी है कि हेमंत या जेएमएम जो उन्हें भाव नहीं दे रहा है, तरजीह नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, उस इज्जत को पाने के लिए हेमंत के सामने मोर्चा खोला जाए। मोर्चा का मतलब कदापि नहीं है कि हेमंत सोरेन को रोक दिया जाए। इससे मोर्चेबंदी का मतलब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस को एक इज्जत मिले, फुल इज्जत मिले। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं झामुमो की। जिस तरीके से मैंने बताया कि जोगिंदर साव से लेकर बंधु तिर्की और राधा कृष्ण किशोर से लेकर केएन त्रिपाठी के कंधों पर कांग्रेस बड़ी जिम्मेवारी देती हुई दिख रही है, तो क्या महागठबंधन जेएमएम इससे अनजान है? नहीं, जेएमएम के अंदर भी इस बात की समझ तो है ही है और जिस तरीके से जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया, उससे इतनी समझ तो बन जाती है कि जेएमएम अब पलामू का किला जो उसके लिए बेहद कमजोर हुआ करता था, वहां वह जबरदस्त मोर्चेबंदी करने वाली है। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि वैद्यनाथ राम की एंट्री झारखंड में और जेएमएम की ओर से एक मजबूत दलित कार्ड के रूप में खेला गया है और जिसका असर 2029 में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूं 2029 की तैयारियों और जेएमएम के संदर्भ में, तो दरअसल खबर यह है, यह तैयारी जो दिख रही है जेएमएम के अंदर, वह दिख रही है कि 2029 में कांग्रेस हाथ, राजद माले साथ और सत्ता की पूरी बागडोर जेएमएम के हाथ। सत्ता की बागडोर आज भी जेएमएम के पास है, हेमंत सोरेन उसके मुखिया है। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस 16 विधायकों वाली पार्टी है, 4 विधायकों वाली पार्टी राजद है और माले के पास 2 विधायक। इस नाते जो जेएमएम का एक बड़ा सपना रहा है कि पैन झारखंड विस्तार ले और पूरे झारखंड की गद्दी पर वह अपने मेजोरिटी के बुत्ते या अपने बहुमत के बुत्ते बैठे। अब उस सपने के
सपने को पूरा करने में जुटती हुई दिख रही है। तो इसके कारण क्या है और मैं क्यों कह रहा हूं कि 2029 के चुनाव में जेएमएम जो है एक बड़ा कदम उठाते हुए दिख रही है और वह कांग्रेस को हाफ करने की रणनीति पर काम करते हुए चल रही है, राजद माले को साफ करने की रणनीति पे काम कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि जेएमएम का एक पुराना सपना है, चिर सिंचित सपना है और 2029 उसके लिए एक माकूल अवसर है। माकूल अवसर इसलिए कि याद कीजिए 2024 में जब जेएमएम को 43 पर लड़ते हुए 34 सीटों पर विजय हासिल हुई, उस वक्त भी जेएमएम की ओर से कुछ लोगों ने दावा किया था कि यदि हम 50-55 सीटों पर चुनाव लड़े होते, यानी जेएमएम लड़ी होती, तो आज उसे किसी सहयोगी की जरूरत नहीं होती। और यदि सहयोगी की जरूरत नहीं होती तो ये जो कांग्रेस और जेएमएम के अंदर खींचतान की स्थिति बनती है, कांग्रेस फुल इज्जत की खोज में भिड़ती हुई नजर आती है कई बार। हालांकि आप गठबंधन की मर्यादा के चलते वो बहुत अधिक झुकती भी नजर आती है, लेकिन कांग्रेस का झुकना, कांग्रेस का सीना तान कर खड़ा होना, वो तमाम चीजों पर जेएमएम भी नजर बनाए हुए है। लेकिन मैं चलता हूं अब आगे। जेएमएम वे कौन कौन से विधानसभा सीटें हैं जहां जेएमएम की नजर आज से ही लगी हुई है या अभी से ही वह इस रणनीति में लगी हुई है कि 2029 आते आते वह इन तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगा। इसी क्रम में आप देख सकते हैं संथाल का जो पूरा इलाका है, जिस इलाके में आज सीएम हेमंत पहुंचे हैं, हुल दिवस का सिहनाद कर रहे हैं, बगावत का सिहनाद कर रहे हैं, तो वो जो संथाल का इलाका है वहां निश्चित रूप से जेएमएम के पास कोई चुनौती न कल थी न आज थी। पूरे संथाल के इलाके में कई ऐसे विधानसभा हैं, शिकारीपाड़ा से लेकर के दूसरे तमाम विधानसभा हैं, जहां जेएमएम 8 बार से 7 बार से 6 बार से लगातार रिपीटेडली जीत हासिल कर रही है, तो उन सीटों पर उसे कोई चुनौती नहीं है। दूसरी ओर आप कोल्हान के इलाके में देखें तो कोल्हान में चकधरपुर की एक सीट सिर्फ कांग्रेस के हाथ में है, बाकी जनापुर की सीट और तमाम सीटें अब इधर सरजू राय को छोड़ दे, उधर पूर्वी जमशेदपुर की सीट रघुवर दास की बहू के छोड़ दे तो दो सीटें इधर, एक सीटें उधर, कुल मिलाकर के और एक चंपाई सोरेन की सीट। पूरे सीटों पर पूरे जगह आपको सिर्फ हरा ही हरा दिखलाई देगा। तो वहां भी कोई बड़ा परिवर्तन उस रूप में होता नजर नहीं आता। हालांकि जब भाजपा के पर मैं वीडियो बना रहा था तो जरूर बतलाया था कि उस इलाके में 15 से 16% आबादी कुर्मी समुदाय की है। भाजपा की कोशिश है कि उस कुर्मी समुदाय को भाजपा से जोड़ा जाए और एक नई तस्वीर वहां बनाई जाए। लेकिन फिर से वही सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? खैर उस जगह जाने दें। मौजूदा हालात ये है कि संथाल का इलाका हो या कोल्हान का इलाका हो, वहां जेएमएम के सामने कोई चुनौती नहीं है। यदि संथाल की बात करें तो गोड्डा से सटा हुआ जो इलाका है, गोड्डा है, देवघर है और उससे दूसरे सटे हुए इलाके हैं, वहां उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ सकती है। लेकिन नहीं लगता कि उस इलाके में जेएमएम कोई बड़ा प्रयोग करेगी। वो संजय यादव की सीट हो सकता है, वो सुरेश पासवान की सीट हो सकती है। जेएमएम के पास वहां चाहते हुए भी, चाहत रखने के बावजूद भी कोई बड़ा चेहरा उसके पास उस इलाके में नजर नहीं आता। तो बहुत संभव है कि उस इलाके में राजद को उस रूप में छेड़ना पसंद नहीं करे, खासकर तब। लेकिन एक संभावना बनती है कि भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मानते हैं कि रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये चंपाई सोरेन के रहते हुए उनका सीएम बनना संभव नहीं है। तो जब सीएम ही बनना संभव नहीं है तो वे जो जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें वो परचम लहराते रहे और बाकी चीजें पर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की जाए, जिस इंटरनल पॉलिटिक्स की चर्चा पहले भी होते रही है। लेकिन मौजूदा हालात यही है कि उस इलाके में देवघर, गोड्डा, जामताड़ा के इलाके में
जेएमएम कोई बड़ा प्रयोग करने की स्थिति में तत्काल नजर नहीं आती है। जामताड़ा में किया जा सकता था, लेकिन वहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं और इरफान अंसारी का कि वहां लगातार जीत हो रही है, उनके पिताजी की जीत होती रही है, तो इरफान अंसारी के बारे में तो दावा भी किया जाता है कि आराम से वहां चुनाव जीतते रहे और जीतते रहेंगे। इसलिए उस इलाके में कोई बड़ा प्रयोग जेएमएम नहीं करेगी। लेकिन जेएमएम प्रयोग कहां करेगी और कहां कांग्रेस को हाफ और राजद माले को साफ करेगी, तो आप चलिए निरसा सिंदरी, निरसा और सिंदरी में जेएमएम पहले भी चुनाव लड़ते रही है, उसके उम्मीदवार वहां से मजबूत टक्कर देते रहे हैं। तो क्या इस बार जब जेएमएम के सामने 2029 का ब्लूप्रिंट है, मास्टर प्लान है, तो क्या निरसा और सिंदरी की सीट वह छोड़ देगी? यह संभव नजर नहीं आता। निश्चित रूप से 2029 में निरसा और सिंदरी की सीट पर जेएमएम की नजर होगी। जेएमएम की नजर इसलिए भी होगी कि अरूप चटर्जी को यदि आप समझने की कोशिश करें तो अरूप चटर्जी हालिया दिनों में जिस तरीके से ढुलू महतो पर हमलावर है, उसका मैसेज क्या है? ढुलू महतो के बारे में वे कह रहे हैं इतना 1000 करोड़ की संपत्ति इनके पास है, इतना करोड़ का कोयला पर दिन यहां से बनारस जाता है। ये तमाम चीजें तो राज्यसभा चुनाव के पहले भी थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के पहले तो कभी भी अरूप चटर्जी ने मुंह नहीं खोला। तो अरूप चटर्जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है और जेएमएम एक विस्तारवादी राजनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उस विस्तारवाद की राजनीति का पहला शिकार माले का वो हिस्सा जो मासस से होकर आया है वह हो सकता है। तो सिंदरी और निरसा की सीट पर तो जेएमएम निश्चित रूप से अपना उम्मीदवार उतारने की स्थिति में होगी। यदि उससे आगे बढ़े तो धनबाद में देखें जिस तरीके से चंद्रशेखर अग्रवाल का जेएमएम में एंट्री करवाया गया है, तो चंद्रशेखर अग्रवाल सन्यासी तो है नहीं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। ठीक है, इस बार के मेयर रह चुके हैं, इस बार के मेयर में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन क्या चंद्रशेखर अग्रवाल की पॉसिबिलिटी समाप्त होगी, राजनीति समाप्त होगी? नहीं। दरअसल 2029 के लोग विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर अग्रवाल का चेहरे का उपयोग होगा, वह झरिया से होगा, धनबाद से होगा, यह देखने वाली बात होगी। झरिया की बात हुई तो झरिया में निश्चित रूप से इस समय गए, तो झरिया के पॉलिटिक्स को समझना होगा तो आपको रागिनी सिंह पर और संजीव सिंह पर नजर रखनी होगी। जिस तरह से संजीव सिंह ने मेयर का चुनाव लड़ा, निर्दलीय जीता, उसके बाद उनका सीएम हेमंत से मुलाकात हुई और रागिनी सिंह के स्वर बदलते नजर आए। तो क्या 2029 में झरिया में भी कोई बड़ा खेल होगा? क्या झरिया की सीट जेएमएम अपने पास अब रखने वाली है? क्या जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस हाफ झरिया के सीट करके हो जाएगी। झरिया जो कांग्रेस की मजबूत सीट रही है, क्या जेएमएम वहां से अब कोई बड़ा खेल करेगी? क्या वो चंद्रशेखर अग्रवाल को अखाड़े में उतार देगी झरिया से, या आदि बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता है जिसका मैं इशारा कर रहा हूं, तो क्या वो सीट संजीव सिंह के खाते जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। तो झरिया, उधर निरसा, सिंदरी, झरिया, धनबाद, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां जेएमएम साफ रूप से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि अब आगे बढ़े उससे अब हजारीबाग के एरिया में चलते हैं, मांडू की सीट। तो उधर उस इलाके में उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में जाते हैं तो टोंडो की सीट, जगन्नाथ महतो की सीट तो निश्चित रूप से जेएमएम के पास है। टोंडो की सीट पर मथुरा प्रसाद महतो हैं। मांडू की सीट पर भी जेएमएम इस बार अपना दावा ठोकेगी। जेएमएम वो टेकलाल महतो की सीट रही है, तो इस बार जेपी पटेल पहले भाजपा में गए, भाजपा से कांग्रेस में आए, जेपी पटेल की नजर भी उस सीट पर है। तो क्या जेपी पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाएंगे? क्या जेएमएम अपना परंपरागत सीट छोड़ देगी? इसकी दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती। हालांकि मथुरा महतो के चलते मथुरा महतो का जेएमएम में एक सियासी कद रहा है, मजबूत चेहरा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मथुरा बाबू का दामाद रहते हुए, टिकलाल महतो का बेटा रहते हुए जेपी पटेल ने भाजपा की सवारी की और भाजपा के बाद अब कांग्रेस में है, विधानसभा चुनाव में हार मिली, लोकसभा चुनाव में हार मिली, तो
क्या जेएमएम उस गुनाह को माफ कर देगी? क्या मथुरा महतो का जो चेहरा है, जो कद है, सियासी कद है, और जेएमएम के प्रति जो उनकी कुर्बानी रही है, टिकलाल महतो की कुर्बानी रही है, क्या उसे याद करते हुए जेपी पटेल कि उस गुनाह को माफ कर दिया जाएगा? यह बड़ा सवाल होगा। लेकिन इतना जो समझ बनती है कि कम से कम जेएमएम उस सीट को छोड़ेगी नहीं। हाँ, चेहरे इधर से उधर हो सकते हैं, जो चेहरे आज कांग्रेस के साथ हैं, वे चेहरे यदि जेएमएम के साथ आते हैं तभी इसकी संभावना बनती है, या फिर यह संभव है कि जेएमएम उस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे और हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए एक बार फिर से जेपी पटेल को कांग्रेस की ओर से उतारा जाए। लेकिन पेच यहां यह फंसता है कि अंबा प्रसाद जिस तरीके से मजबूत दावेदार पिछली बार थी, इस बार भी वह कांग्रेस की ओर से हजारीबाग के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगी। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से तैयारी चल रही है कि वहां से किसी कुर्मी चेहरे को इस बार दंगल में उतारा जाए। इस हालत में देखना होगा कि क्या अंबा प्रसाद पर दाव लगाती है कांग्रेस या जेपी पटेल पर लगाती है। यदि वो जेपी पटेल पर दाव लगाती है तब तो मांडू के सीट के लिए कोई खासा विवाद नहीं होगा। लेकिन यदि वहां से अंबा प्रसाद को अवसर मिलता है तब मांडू की सीट फंसती नजर आएगी और जेपी पटेल के सामने पाला बदलने का दबाव भी होगा। उससे आगे आप बढ़े, लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति है पलामू की, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में किया था। पलामू में देखे हुसैनाबाद की सीट पर जेएमएम की राजद की पुरानी सीट रही है, लेकिन यह भी सच है कि राजद वहां से कभी भी लगातार जीत दर्ज करती हुई नहीं रही है। बीच बीच में चुनाव हारती है, जीतती, इस तरह के वहां के प्रयोग रहे हैं। और हुसैनाबाद में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लगातार जीत दर्ज नहीं करती है, कोई भी चेहरा लगातार विजय श्री हासिल नहीं करता रहा है। उस हालत में क्या होगा? तो अब देखिए, हुसैनाबाद की बात निकली है तो हुसैनाबाद में आलोक कुमार सिंह को जेएमएम अपनी ओर से ले चुके हैं। तो आलोक कुमार सिंह जेएमएम के साथ जुड़े हैं, तो क्या आलोक कुमार सिंह पर इस बार 2029 में दांव खेला जाएगा? क्या राजद से वह सीट ले ली जाएगी? इसकी संभावना ज्यादा बनती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से संजय यादव के प्रति लोगों में एक तरह से आक्रोश पनपता हुआ दिख रहा है, जिस तरह खदान के मुद्दे उठ रहे हैं, बिजली की बात सामने आ रही है और संजय यादव वहां फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, शिवपूजन मेहता वहां लगातार सक्रिय हैं, बसपा का झंडा फहराए हुए हैं। हालांकि बसपा से शेर अली खां भी अपना झंडा फहरा रहे हैं। इस हालत में देखना दिलचस्प होगा कि हुसैनाबाद की सीट जेएमएम 2029 में किसके पास देती है या अपने पास ही रखती है, क्योंकि जेएमएम जिस विस्तार के साथ और जिस दलित आइडेंटिटी के साथ अब आगे बढ़ रही है पलामू में, और जिस तरह हुसैनाबाद में एक बड़ी आबादी दलितों की है, तो उस हालत में कह सकते हैं कि जेएमएम एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है हुसैनाबाद में। यदि उससे आगे बढ़े तो ठीक यही स्थिति आपको छतरपुर में देखने को मिलेगी। छतरपुर में देखने को इसलिए मिलेगी कि कांग्रेस की चर्चा करते हुए मैंने बतलाया था कि राधा कृष्ण किशोर हेमंत का राह रोकने की तैयारी में या उस मुहिम में लगेंगे। उन पर यही जिम्मेवारी दी गई है कांग्रेस की ओर से। लेकिन जिस तरीके से जेएमएम ने समय रहते बैद्यनाथ राम को आगे कर दिया और मजबूत दलित कार्ड खेला है, उस हालत में वे हेमंत की राह रोकेंगे या खुद का ही उनका सफाया होगा? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए कि राधा कृष्ण किशोर की जो वहां जीत हुई है इस बार, वह जीत बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हुई, 1200 वोट से वे जीते हैं। और राधा कृष्ण किशोर भी लगातार जीत दर्ज करने वाले चेहरे नहीं रहे हैं, एक अंतराल के बाद उनकी जीत होती रही है। तो वहां जो मनोज भूंइया है, मनोज भूंइया, प्रभात भूंइया, आप दोनों भाजपा में हैं। देखना होगा कि 2029 के विधानसभा चुनाव के वक्त उस दोनों में से कौन भाजपा में रहता है या भाजपा किसे अपना चेहरा बनाती है। यदि ऐसा होता है तो और जेएमएम उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ती 2029 में भी बढ़ती नजर आती है कि जेएमएम कांग्रेस को हाफ करना है, राजद माले को साफ करना है, तो निश्चित यकीन मानिए कि वह छतरपुर की सीट पर भी एक मजबूत उम्मीदवार देगी। वह मजबूत उम्मीदवार
मनोज भूंइया हो सकते हैं और प्रभात भूंइया हो सकते हैं, उनकी पत्नियां हो सकती है। तो छतरपुर की सीट पर भी राजद की जेएमएम की नजर है। इधर हुसैनाबाद की सीट पर, उधर छतरपुर की सीट पर, भवनाथपुर की सीट पर अभी अनंत प्रताप देव उसके जीते हुए विधायक है। अनंत प्रताप देव के साथ मुश्किल यह है कि जो वहां तो भवनाथपुर की सीट पर जेएमएम ने जिस तरीके से सोबरी बीबी को साधा है, उनके पति लगातार जेएमएम से हेमंत से मिलते रहे हैं, तो लगता नहीं कि अनंत प्रताप देव के सामने कोई मुश्किलें आएंगी। और अनंत प्रताप देव के कंधों पर हो सकता है कुछ छतरपुर हो, हुसैनाबाद हो और आसपास की जो सीटें हैं उसकी एक जिम्मेवारी भी उन पर दी जाए। एक और सीट जेएमएम वो है गढ़वा की सीट। तो उधर गढ़वा की सीट जहां से मिथिलेश ठाकुर एक मजबूत दावेदार है, भवनाथपुर की सीट, हुसैनाबाद की सीट, इधर छतरपुर की सीट, तो चार सीट पलामू में। एक गढ़वा पर तो पहले से ही उनके मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे, इधर भवनाथपुर की सीट जेएमएम ने हासिल कर लिया है। तो हुसैनाबाद और छतरपुर 2 सीट वहां से वो अतिरिक्त जुगाड़ कर सकती है। और पलामू का जो 9 सीट है उसमें से 4 सीट पर वह अपना दावेदारी करते हुए दिखेगी। 2 उसके पास पहले से है, 2 पर अतिरिक्त दावेदारी करते हुए दिखेगी। अब उससे आप बढ़िए थोड़ा सा लातेहार की ओर, तो लातेहार सीट से ही बैद्यनाथ राम चुनाव जीते हैं। बैद्यनाथ और वहां के जो मौजूदा विधायक हैं वो प्रकाश राम है। प्रकाश राम के बारे में राज्यसभा चुनाव के वक्त ही खबर आई थी कि वे बीमार पड़ गए। वे बीमार क्यों पड़े थे, उस बीमारी को भी 2029 से जोड़कर आप देख सकते हैं। तो 4 उधर और एक लातेहार की सीट पर, क्योंकि लातेहार की सीट जेएमएम की परंपरागत सीट रही है, वो उसको प्लस में नहीं माना जाएगा, लेकिन लातेहार की सीट पर एक बड़ा प्रयोग जरूर हो सकता है। वो चेहरे जो उस तरफ नजर आ रहे हैं, 2029 तक वो चेहरे इधर भी नजर आ सकते हैं। ठीक यही स्थिति आपको सिमरिया में और चतरा में चतरा के जो जनार्दन पासवान है उनके बारे में पहले ही सीएम हेमंत ने कहा था कि आप हैं उधर लेकिन हैं इधर। अब इससे समझ सकते हैं कि जनार्दन पासवान की भूमिका 2029 में रहने वाली क्या है, और सिमरिया के जो विधायक हैं उज्जवल दास, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है। तो पलामू प्रमंडल के और चतरा से जोड़कर देखें तो कम से कम 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां जेएमएम अपना उम्मीदवार देगी, और उसमें से 5 या 6 ऐसी सीटें हैं जो अतिरिक्त हो रही है। तो उधर अब सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, जो 4-5 सीटें उधर से, 4-5 सीटें इधर से। आप इधर देख लीजिए कि कोडरमा, बरही, कोडरमा में शालिनी गुप्ता को भी जेएमएम तैयार कर रही है 2029 के लिए। वो कोडरमा की सीट भी राजद की सीट थी, वहां भी राजद पर कैंची चलती हुई दिख रही है। कुल माजरा ये है कि 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां जेएमएम 2029 में अपनी अतिरिक्त दावेदारी करेगी। वह निरसा की सीट होगी, झरिया की सीट होगी, धनबाद की सीट होगी, कोडरमा की सीट होगी, वह चतरा की सीट होगी, वह लातेहार की सीट होगी, वह सिमरिया की सीट होगी, और दूसरी कई सीटें होंगी। भवनाथपुर और गढ़वा तो उसके पहले से ही है। तो इस तरह से जो मैं कह रहा था कि 2029 में जेएमएम जो है अपने बुत्ते सरकार बनाने का मकसद से अपनी रणनीति का विस्तार कर रही है, और उसकी कोशिश कहीं नहीं कहीं कांग्रेस को 10 के अंदर समेट देना और राजद और माले के हिस्से या माले को आउट कर देने की रणनीति पर काम कर रही है। हुल दिवस है आज, एक बार फिर से आपको बधाई। और हुल दिवस चूंकि मैंने शुरू में कहा बगावत का दिन है, कुर्बानी का दिन है, त्याग का दिन है और संघर्ष की प्रेरणा का दिन है। तो उन तमाम नायकों को एक बार फिर से अभिवादन करते हुए, सिद्धू कानू को अभिवादन करते हुए, उनके साथ तमाम जो शहीद हुए उन शहीदों को नमन करते हुए, अभिवादन करते हुए मैं विराम देता हूं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।